Hello everybody. The topic of discussion today is on mechanical engineering. So what basically the mechanical engineering is, and what are the different topics, and what are the different concepts and facts behind which are related to this mechanical engineering. And we are just discussing here mechanical engineering via the educational platform Learning Education Center or Learning Educare, and we comes to know about that what basically the mechanical engineering is. So mechanical engineering is generally used, and what is the outcome of this subject, this topic? By what course outcome, which is supposed to be something like CO, and what course outcome is getting after studying this mechanical engineering. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज पढ़ रहे हैं लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एज एन इंजीनियरिंग एज अ डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के डोमेन और इंजीनियरिंग का एक ट्रेड स्पेशलाइजेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड इट्स अ कोर पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो। और ये कोर पार्ट भी है क्योंकि कोर पार्ट क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अपने अपने क्षेत्रों में इन देयर ओन एरियाज व्हाटएवर थिंग इज दैट इज देयर कोर, एंड दैट इज व्हाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो डिस्कस्ड कि जिस एरिया से जिस चीज़ों से बिलोंग कर रहे हैं, तो जिस चीज़ों से बिलोंग करता है दैट इज द कोर पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल। अभियांत्रिकी है और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों में डे टू डे लाइफ में काम आता है, और कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में और दैनिक जीवन में इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ लाइफ वी आर जस्ट डिस्कसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट बेसिकली द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज, it is basically focusing on what the design in whatever design is getting to make। कोई भी अगर डिज़ाइन बनना है, कोई किसी भी चीज़ का अगर जैसे मैकेनिकल अभियांत्रिकी है, तो मैकेनिकल अभियंत्रण जो है एक प्रकार का इट्स अ काइंड ऑफ डिज़ाइन मेकिंग। किसी भी चीज़ का अगर डिज़ाइन बनाना है प्लस उसका एनालिसिस करना है कि किस प्रकार से कोई चीज़ डिज़ाइन बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल बनना है, कोई इंजन बनना है, कोई इंजन को फैब्रिकेट करके सारी चीज़ों को जोड़ करके अब एक गाड़ी बननी है, कोई व्हीकल बननी है, और वो व्हीकल में कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से फैब्रिकेट की जाएगी, सिम्युलेट की जाएगी, इस तरीके की पहले क्या होगी, एनालिसिस होगी। फिर अगर जैसे कैड से रिलेटेड होता है, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इनिशियली इट इज़ नॉट कमिंग डायरेक्टली फिजिकली, ऐसे भौतिक रूप से संसाधन ला करके, चीज़ें ला करके, पार्ट्स को ला करके जोड़ करके बनाया नहीं जाता। पहले इनिशियली इट वाज चेक्ड इन सिमुलेशन किया जाता है। पहले किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके पहले उसका सॉफ्टवेयर एनालिसिस किया जाता है, और उसको इस तरीके से सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या कैम कंप्यूटर एडेड मैकेनिज्म इस सब से चेक कर लिया जाता है। और जब कंप्यूटर एडेड मतलब कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से कोई डिज़ाइन तैयार करना, और उस डिज़ाइन में फिर पैरामीटर ट्यूनिंग करना, क्या करना, पैरामीटर ट्यूनिंग करना। और पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब ये है, पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब यह है कि जो भी चीज़ बनाई जाती है, जिस भी चीज़ को डिज़ाइन करना, ऑब्जेक्ट बनाया जाना है, उसमें अगर कोई पैरामीटर वेरिएबल्स को कम ज़्यादा करेंगे, कुछ और वेरिएंस हो गया, कोई कांस्टेंट वेरिएबल कुछ वेरी करने वाले होंगे, अलग अलग प्रकार की वो सारी कंडीशंस को चेक कर लेना और वेरी करके देख लेना, और फिर ऐसे समय पर आउटपुट कैसा होगा, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल होगी, ये सारा पैरामीटर ट्यूनिंग कहलाता है। वो सब जब कैड में कर लिया, सिमुलेशन बनाया, और सिमुलेशन में जब ओके हो गया, फिर उसका फिजिकल मॉडल डिजाइन हो जाता है। इसलिए फोकसिंग ऑन द डिजाइन, और इसी सब चीज़ को एनालिसिस कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं, एंड देन व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग। नाउ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, जितना प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी की सारी यूनिट जो होती हैं इन एवरी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योग धंधे हैं, कोई भी कमर्शियल सेक्टर है, कोई भी इस तरीके के सेक्टर्स में कोई भी कंपनीज हैं और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, ये सारे के सारे जब होते हैं तो इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग का अपना क्या होता है,
डिपार्टमेंट भी होता ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में मोस्टली दैट इज गेटिंग टू डिजाइन समथिंग। अब जैसे मान लीजिए कोई पैनल है, पैनल की डिमांड है तो पैनल बनानी पड़ेगी, तो उसका निर्माण करना पड़ेगा। तो निर्माण करने के लिए डिजाइन होगा, उससे पहले एनालिसिस होगी और फिर टेस्टिंग होगी, ओके होगा बनेगा। तो इस तरीके से फोकसेस ऑन द डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस। अब जब ये सब हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, मेंटेनेंस भी होगा। मेंटेनेंस इसलिए भी होगा क्योंकि कमिट किया गया होगा कि जो चीज दी है वो तो इतने साल के लिए वारंटी पर गारंटी पे है। तो अगर कोई चीज खराब होगी, किसी चीज में डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है, कोई टेक्निकल गो थ्रू होगा कोई चीज का, तो वो तो करना ही पड़ेगा, करना होता है। बिकॉज टू फिक्स द रिलायबिलिटी, किस चीज को फिक्स करने के लिए, रिलायबिलिटी को, मतलब विश्वसनीयता, जिस भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को, विश्वसनीयता को एड्रेस करने के लिए, रिलायबिलिटी को फिक्स करने के लिए। और रेगुलेशन भी रहते हैं, रेगुलेशन रहनी भी चाहिए, नियामक होते हैं, नियम होते हैं, ये सब लगते हैं। देखा जाता है कि क्वालिटी चेक में आ रही है, देखे जा रहे हैं कि जो चीज बिक रही है क्या वो सही है, प्रॉपर है, प्रॉपर रेटिंग के साथ है। जिस चीज का क्लेम मार्केट में अगर कोई नियोक्ता है, कोई अगर मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता कर रहा है, तो क्या वो उस प्रोडक्ट को सही तरीके से एक्सेस कर रहा है, चीज़ें दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है नहीं। तो ये सब चीज़ें रिलायबिलिटी बनाती है और रिलायबिलिटी के ऊपर फिक्स रहते हैं रेटिंग। फिर जैसी रिलायबिलिटी होगी वैसी रेटिंग मिलेगी और फिर रेटिंग के ऊपर डिपेंड होता है प्रॉफिट, और फिर किस सेल्स और कैसे बिक्री होंगी चीज़ें, क्या होगा, और फिर प्रॉफिट। तो ये सारी प्रोसेस एक जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी है। तो इसीलिए इफ वी विल गो थ्रू अगेन, सो व्हाट बेसिकली द मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे आर डीलिंग विद इज डीलिंग विद व्हाट बेसिकली फोकसिंग ऑन द डिजाइन एज वेल एज एनालिसिस एंड व्हाट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है उसका क्या करना, डिजाइन करना, एनालिसिस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। डिजाइन यानी उसका ढांचा खड़ा करना, एनालिसिस और ये चीज करना, विश्लेषण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी चीज की, और साथ और फिर मेंटेनेंस कर लेना जो भी मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइन की गई है और मार्केट में बेची गई है, किसी कस्टमर क्लाइंट को दिया गया है। और फिर उस चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन कोई बन रही है, कोई मोटर है, कोई जनरेटर है, कोई मशीन बनी, वो मशीन बनी, या फिर यूं कह लीजिए कोई गाड़ी, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई ऑटोमोबाइल अगर बन गया तो पहले डिजाइन एनालिसिस भी हुआ होगा और फर्दर पोस्ट डिजाइनिंग के प्री भी एनालिसिस हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है। वही एनालिसिस दैट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, देन व्हाट आप मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सेलिंग वगैरह हो गई और फिर मेंटेनेंस हो गया आवश्यकता पड़ने पर। सो लाइक दिस पहले भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें फोकसिंग ऑन द डिजाइन एज वेल एज एनालिसिस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। नाउ so there are different parts and branches of what mechanical system. What are the different branches? That is called thermodynamics. If we will go through, अगर आप जाएं तो we will go through about this thermodynamics, the thermodynamics ऐसे, and then fluid mechanics. So this is fluid mechanics is also a part of what mechanical engineering. तो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो हिस्सा है वो कौन है, थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो अ पार्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कौन और हिस्सा है, फ्लूइड मैकेनिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कौन और हिस्सा है, सो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या कई बार कहते हैं इसको सोमिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी ढांचा है, कोई भी ऐसी चीज है मटेरियल जिसको प्रयोग में ले रहे हैं, तो ऐसे कई बार वो धातु भी हो सकते हैं, एलॉय भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो दैट इज व्हाई मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब इन एनी ऑफ द मटेरियल किस तरीके के मैकेनिज्म लग रहे हैं, क्या क्या वो प्रोसेस उसके ऊपर लग रहे हैं, तो इस तरीके के उसका ऐसे समय पर व्यवहार क्या है किसी मटेरियल का। However we are going through, but initially we are taking the names here. So mechanical engineering की जो branch है that is dealing with thermodynamics, as well as mechanical engineering की जो branch है that is dealing with fluid mechanics. Mechanical engineering की जो branch है that is dealing with what, mechanics of material. And mechanical engineering is also dealing with what, dealing with machine design. Machine design is also getting to deal, and machine design के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो निर्माण का जो अभियांत्रिकी है उसके बारे में इसकी चर्चा किसकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। एंड अगर इसको देखें तो वी आर आल्सो गोइंग टू प्रोसीड विद HVAC इंजीनियरिंग। ऐसी HVAC को फोकस करें और खोले एब्रिविएट करें तो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन। अभी वी आर जस्ट कमिंग HVAC एंड नाउ
or again mechanical engineering is also having some more branch that is needs to be control system and robotics. These are few branches of mechanical engineering. ये कुछ हिस्से हैं mechanical engineering के. However, mechanical engineering is too vast and definitely everywhere in most of the places this mechanical engineering is what working upon. तो इसीलिए अगर आप देखें, so what we will do here, mechanical engineering में when we are going to discuss with the thermodynamics. Now what is thermodynamics is doing? Thermo मतलब होता है heat. Thermo is basically dealing with heat. और dynamics मतलब होता है किसी भी चीज़ का mechanics मतलब उसकी प्रक्रिया, process, कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है. तो dynamics मतलब mechanics. तो dynamics whenever अगर there are two words, there is supposed to be डायनामिक्स मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो मूवमेंट हो रहा है जिसमें मतलब जिसमें चलन हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो रहा हो. कहने का मतलब जो लगातार चल रही हो, मूव ऑन कर रही हो, ऐसे मोशन में होने वाली गतिविधि, ऐसी प्रोसेस को डायनामिक्स कहते हैं. तो अगर वो हीट है, थर्मो मतलब हीट का डायनामिक्स है. और दूसरी क्या चीज़ है? स्टैटिक्स है. स्टैटिक मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह पर थमी हुई है, स्टैटिक है. और तब किसी चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है तो दैट इज सपोज्ड टू बी स्टैटिक. तो कोई भी चीज़ हो सकती है आइदर इन स्टैटिक और डायनामिक्स, बट स्टिल इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायनामिक्स हियर, थर्मोडायनामिक्स मींस हीट का डायनामिक्स मतलब हीट का ट्रांसफर. और ट्रांसफर होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही जगह पर रुक करके ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा. अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, अगर जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल को गर्म किया, मटेरियल कोई बर्तन है, अगर किसी भी बड़े बॉयलर में अगर हीट दी, स्टीम दिया तो हीट तो कहीं पर भी फैलती रहेगी. इस हीट तो ट्रांसफर होगा, मतलब हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगी, मूवमेंट होगा. तो मूवमेंट होगा तो हीट ट्रांसफर की जो बात होती है वो थर्मोडायनामिक्स. Energy conversion, then at the very same time energy conversion is getting to acting upon. मतलब energy मतलब क्या होता है? Energy means ऊर्जा और conversion मतलब बदलना. It means that law of conservation of energy is getting to experience here. मतलब energy is one form of energy is getting to converted into different form of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. However, मतलब हालांकि जो ऊर्जा है ना तो उसका निर्माण होता है ना खंडन होता है, और ऊर्जा सिर्फ विस्थापित होती है कहाँ से? एक जगह से दूसरी जगह. मतलब एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एक रूप से दूसरे रूप में, किसी और रूप में. मान लीजिए कोई मैकेनिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. अब काइनेटिक एनर्जी मतलब चलने वाली कोई चल, अगर वो बदल गई पोटेंशियल एनर्जी में अगर कोई एनर्जी तो अब वो रुक गई एनर्जी. अगर वो फिर से मूवमेंट करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी. अब हीट के रूप में हो गई तो हीट एनर्जी, लाइट के रूप में हो गई तो लाइट एनर्जी, और केमिकल के रूप में केमिकल एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इस तरीके से किसी भी तरीके की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह कहलाती है एनर्जी. पोजीशन और अगर कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का रूप बदल रहा है, रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है. नाउ नेक्स्ट इज इंजन. अब इंजन को भी पढ़ते हैं, इंजन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, कोई भी इंजन है उसमें हीट तो जनरेट होगी. हीट अगर जनरेट गर्म तो होगा, अगर इंजन अगर हीट जनरेट होगी तो हीट का भी ट्रांसफर होगा, फिर वही बात आएगी. फिर इसी तरीके से हीट का मैकेनिज्म वहाँ पे आ जाएगा. तो मैकेनिज्म आ जाएगा तो दैट इज डेफिनेटली स्टडीड एंड दैट इज डेफिनेटली गो थ्रू विद द थर्मोडायनामिक्स पार्ट. अब इसके बाद रेफ्रिजरेशन है. रेफ्रिजरेशन मतलब किसी को ठंडा करना. अब ठंडा करना है तो ठंडा करेंगे तो फिर से अब रेफ्रिजरेशन अब ये डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट डिपेंडिंग अपॉन कि वो ठंडा करना आराम से है, स्लोली ग्रेजुअली है, या फिर एकदम सडनली ठंडा करना, एकाएक ठंडा करना. अगर एकाएक किसी चीज की कूलिंग की जाती है मींस सडन, अगर 0 से 1 ऐसा अगर किया जाता है, लेट अस सपोज इस तरीके के मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी, इस तरीके की इंटेंसिटी की अगर किसी पे कूलिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड क्वेंचिंग. उसे कहते हैं क्वेंचिंग कहते हैं. सो दैट इज व्हाई रेफ्रिजरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह भी थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है. देन व्हाट एंड पावर प्लांट्स. डेफिनेटली इन पावर प्लांट्स आल्सो पावर इज गेटिंग टू प्रोड्यूस. भाई बिजली पैदा होगी, पावर पैदा होगी, और किसी तरीके शक्ति उत्पादन होगा. अगर शक्ति का उत्पादन होगा तो दैट डेफिनेटली दैट इज व्हाट वाया द कन्वर्जन मैकेनिज्म ऑफ सम एनर्जी. भाई ऊर्जा ही बदलेगी ना. अगर किस लेट अस सपोज पावर प्लांट इज ऑफ व्हाट थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट मतलब ये होता है कोयले को जला करके बिजली पैदा करना, पावर को पैदा करना.
और इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी कन्वर्जन है। सो इट मींस दैट पावर प्लांट में भी थर्मल पावर प्लांट, दैट में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आल्सो। अब यूरेनियम का जो आइसोटोप आएगा दैट में भी यूरेनियम 235, दैट में भी यूरेनियम 238, कोई और भी हो सकता है, थोरियम हो सकता है। तो इस तरीके से पावर प्लांट में अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नाभिकीय अगर पावर ऊर्जा है, तो अगर उस तरीके से बन रहा है तो उसका जो कोर है, जो उसका मेन फ्यूल है वो क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम थोरियम है। इस सबको जला के पावर प्लांट मतलब बिजली बनाना, पावर बनाना। और ऐसा भी हो सकता है कि बिग हाइड्रो पावर प्लांट्स that may be sometimes seems to be as a conventional also। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी-बड़ी मशीनरीज लगी होती हैं, that may be subjected to sudden or rapid changes। तो इसीलिए पावर प्लांट जो के अब वो बिग हाइड्रो भी हो सकता है, मैक्रो हाइड्रो जिसे बोलते हैं, जैसे डैम्स है, बांध है, इस तरीके के जो है जितने भी है थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। अब और भी हो सकते हैं जैसे, तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक्स, व्हाट थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट द मैकेनिज्म और द मूवमेंट और इन द मोशन। क्या मोशन में है? थर्मो मतलब हीट मोशन में है, मतलब ऊष्मा का जो है प्रवाह है, ऊष्मा प्रवाह है। और प्रवाह जो है वो कहीं पर भी होता है। और जैसे मान लीजिए कोई इंजन है, इंजन अभी बैठा हुआ, अभी खाली अभी कोई व्हीकल रुका हुआ है लेकिन अब चलने लगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही और भी सारी चीजें हैं। कोई अभी गन्ना जिससे गन्ने से जूस बनाते हैं, वहाँ पर जो लगा रहता है चीजें, तो जब कभी भी कोई जनरेटर है चल रहा है तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इतना ही, कोई भी चीज दैट इज डीलिंग विद हीट, कोई भी बड़ी मशीनरी, छोटी मशीनरी, सो थर्मोडायनामिक्स इज द पार्ट विद देम। और थर्मोडायनामिक्स वैसे बेसिकली डीलिंग विद द मैक्रो कॉन्सेप्ट आल्सो, क्योंकि जो भी चीज बड़ी और मैक्रोस्कोपिक होती है तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ कंसर्न, देन दैट इज व्हाट थर्मोडायनामिक्स। अब इस तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये चीज इसके अंदर है। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? अब जैसे कोई भी चीज है, कौन सा क्या चीज है, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस बोथ आर सपोज्ड टू बी फ्लूइड। अब तरल चीज है, तरल मतलब ये होता है, ठोस मतलब तो सॉलिड है। सो द तरल मतलब, तरल मींस ये कि कोई भी चीज अपनी जगह से किसी और जगह पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ को यहाँ गया, तो ये तरल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इट मींस कोई भी मोमेंट अगर लेने वाली वस्तु है तो दैट इज व्हाट, दैट विल बी आइदर लिक्विड और गैस। सो बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड गैस, मतलब जो लिक्विड एंड गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज है, दैट इज कमिंग अंडर और स्टडीड अंडर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका मतलब द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स किसका, मैकेनिक्स जो है फ्लूइड का। अब फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और इसके साथ साथ पाइपलाइन, अगर लिक्विड और गैस मूवमेंट करेगा तो काहे के जरिए, पाइपलाइन के जरिए करेगा। वही जो पाइपलाइन बिछा रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल गैस की पाइपलाइन डाल देते हैं, गैस की पाइपलाइन डाल देते हैं। अब खास तौर पे जैसे स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, अब स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है तो भाई भारत में भी 100 स्मार्ट सिटी का। अब वो स्मार्ट सिटी कितने हैं, क्या है, वो तो चर्चा का विषय होता है। लेकिन होता क्या है कि जनरली जो बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि गैस की पाइपलाइन भी डाली जाती है, ऐसा अपेक्षित होता है तो फिर क्या, तो किसके थ्रू डाला जाए, पाइपलाइन के थ्रू डाला जाएगा। भाई पाइप डाले जाएंगे तभी तो। अब कोई पंपिंग योजना है, मान लीजिए इतना पेयजल की बात है, इतना पानी की समस्या कई बार गर्मियों में रहती है, और स्वच्छ पानी की समस्या रहती है, काम करने के लिए पानी, सब चीज़ों के लिए तो वाटर चाहिए होता है, तो पाइपलाइन के माध्यम से आता है। कोई और ऐसा सब्सटेंस जो मोमेंटस हो वो पाइपलाइन के जरिए आता है। तो इसीलिए अब जैसे गैस की जो सप्लाई होती है, अब अगर मान लीजिए कोई पाइपलाइन अच्छे से नहीं है, टूट गई, डेटेरियोरेशन हो गया, मेटेरियल डैमेजिंग हो गई, डिफॉर्मेशन हो गया, या डीएस्केलेशन हो गया, या यूं कह लीजिए कि अगर किसी तरीके से अगर ह्रास हो गया, मटेरियल डेप्रिसिएशन हो गया, और वो डेप्रिसिएशन इस हद तक पेनिट्रेशन हो गया कि वो फिर डिफॉर्मेशन हो गया, ऐसा इंटेंसिफाई हो गया कि मान लीजिए कोई छेद हो गया, कुछ और ऐसा हॉलोनेस आ गई, और अब कहीं ना कहीं से रिसाव हो रहा है। अब रिसाव होगा तो क्या होगा, पाइपलाइन से वो गैस जो है फैलेगी। अब लिक्विड है तो लिक्विड फैलेगा, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए दैट शुड बी ऑफ नेचर। एंड देन फ्लूइड और जो गैस है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कितना तेजी से कर रही है, कम मात्रा में कर रही है, ज़्यादा मात्रा में कर रही है, ये सब।
सो बिहेवियर नाउ पंप्स के जरिए भी हो सकता है, टरबाइंस के जरिए भी हो सकता है, और एयरक्राफ्ट, ये सारा का सारा बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड एयर गैसेज, ये सारी की सारी चीजें इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब फ्लूइड है, फ्लूइड में भी फ्लूइड जो है दैट में बी व्हाट, दैट में बी लेमिनार फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड दैट में बी टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड। दोनों तरीके का फ्लूइड फ्लो हो सकता है, दैट में बी आइदर लेमिनार और दैट में बी व्हाट टर्बुलेंट। अगर लेमिनार होगा, इफ दैट में बी लेमिनार, अगर लेमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड नंबर होता है ना चीज, रेनॉल्ड नंबर इज शोन बाय समथिंग आर। सो रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग इफ इट इज मोर देन 2000 और समथिंग लाइक 1,500 2000, then that kind of flow is supposed to be what flow, लेमिनार फ्लो भी होता है और टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज लेमिनार एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो मतलब होता है मंद मंद चलना किसी भी चीज का, लिक्विड का आराम से अपनी स्वच्छंद अवस्था में चल देना, सो दैट इज लेमिनार। अब टर्बुलेंट मतलब होता है रौद्र रूप से चलना, मतलब इस तरीके, अब जैसे कहीं पर अब आजकल अब सारे नेचुरल डिजास्टर का समय धीरे धीरे आसर होने वाला है, डिजास्टर होते रहते हैं। जिस समय पर बरसात होती है, बरसात में कहीं लैंडस्लाइड होता है, कहीं पर अगर कोई विकास कार्य अगर अधूरे हैं या फिर ऐसा डेवलपमेंटल पर लटका हुआ है तो वो भी धर जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार वो तो समय से ना पूरा हो जाने पर ऐसी मार भी पड़ती है, या स्वयं कहें कि नेचुरल जो होता है वो हो सकता है, होता ही है। तो अगर मान लीजिए कोई रिवर बेड्स है या बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, अगर वो बहुत तेजी से पानी के साथ आ रही हैं तो वहाँ पर फ्लो तो सीधा होगा नहीं, टर्बुलेंट होगा, कहीं से भी जा रहा होगा, कहीं भी घुस जाएगा। तो इस तरीके से टर्बुलेंट फ्लो है, दैट विल डिपेंड अपॉन रेनॉल्ड नंबर, कि रेनॉल्ड नंबर है कितना, 2000 से अगर ज़्यादा है, इफ सम नंबर से ज़्यादा है तो क्वांटिटी से ज़्यादा तो दैट इज टर्बुलेंट, उससे कम है तो लेमिनार मतलब आराम से फ्लो करने वाला। टर्बुलेंट है तो अब कोई फ्लो टर्बुलेंट है तो उसे संभालने के लिए इस तरीके की कंडीशन के लिए वैसा ही डिजाइनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसीलिए डिजाइनिंग की स्टडी होती है मैकेनिकल में, उसीलिए ऐसे एनालिसिस होनी चाहिए, वैसे मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। लेट अस सपोज कोई डैम है, अब कोई डैम है, वहाँ पर अगर कितना क्यूसेक वाटर जमा हो गया है या फिर कितना ज़्यादा क्वांटिटी पानी की जमा हो गई है कि अब बैराज खोलना है या बंद करना है, कितनी बेयरिंग कैपेसिटी है डैम की, जो रोका आगे से लगा रखा है, जो हेड दे रखा है वाटर को सस्टेन करने के लिए, वो कितना थाम लेगा, कितना रोक लेगा। अब जितना अगर उसमें कोई चीज़ आएगी, सेल्टर ऑलरेडी रहते हैं, बहुत सारा गारा रहता है, कुछ भी और पानी रह सकता है, तो अगर वाटर लेवल अगर डेंजर से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बैराज को खोला जाएगा, कुछ फाटक खोला जाएगा तो पानी आएगा तो डेफिनेटली जो एक फ्लो लेमिनार का वो कहीं ना कहीं थोड़ा टर्बुलेंसी और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सारी वो स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स में होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स ना सिर्फ ये प्राकृतिक रूप से देखने वाला फ्लूइड, बल्कि जो एक डे टू डे अफेयर्स में लगने वाली जो ऐसी गतिविधियाँ होती है वहाँ पर फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी है एज वेल एज। अब ये चीज है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। नाउ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी जो है इज अ पार्ट ऑफ, इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ के लिए बोला कि कोई मटेरियल इज व्हाट ऑफ व्हाट स्ट्रेंथ, किसी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अब स्ट्रेंथ कितनी है के लिए डिपेंड करता है कि किसी भी मटेरियल में अगर कोई डिफॉर्मेशन मतलब कोई बदलाव हुआ, कोई एडिशन हुआ, कोई मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है तो कितना स्ट्रेस लग रहा है, दबाव लग रहा है, कितना स्ट्रेन मतलब खिंचाव तनाव लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन एनी मटेरियल आफ्टर सब्जेक्टिंग सम फोर्स, after subjecting some external agency or force or after subjecting some of the what force। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर पैरामीटर किसी मटेरियल में सब्जेक्ट किया जाता है तो उस समय पर ऐसी स्थिति में किसी मटेरियल पे कितनी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, ऐसा चेक करने वाला अगर कोई ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो दैट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। और ऐसे ही डिफॉर्मेशन मतलब बदल जाना, रूप को बदलना, कायांतरण हो जाना, और ऐसे फेलियर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब ये है। अब देखिए क्या होता है जनरली वन में कॉल द फैटिग ऑफ मटेरियल, वन में कॉल द फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल। कोई मटेरियल है वो फ्रैक्चर कर जाना, फ्रैक्चर कर जाना मतलब ये है कि अगर टेंसाइल है, कंप्रेसिव फोर्स मतलब किसी ऐसा फोर्स जो दबाव अंदर की ओर दबाव दे। टेंसाइल मतलब खींचना, किसी चीज को बाहर की ओर खींचना। टेंसाइल होगा तो लेंथ वाइज बढ़ जाएगा कोई भी मटेरियल, अगर कंप्रेसिव होगा तो एरिया वाइज बढ़ जाएगा, यानी विड्थ बढ़ जाएगी, यानी ब्रेड्थ बढ़ जाएगी, चौड़ापन हो सकता है।
तो इसीलिए फेलियर ऑफ मटेरियल, अगर किसी भी तरीके का फोर्स किसी पे बनता है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कहाँ से कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, और फिर नेट फोर्स निकल के क्या आया, किस डायरेक्शन की ओर आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया, कितनी वैल्यू का आया, ये सब बताने वाला जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल होता है। इसीलिए जो है इसे बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। नाउ अंडर लोड, जैसे बोलते हैं स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर लोड, मतलब अगर कोई लोड लगाया, कोई भी लोड की ओर सब्जेक्ट किया गया, अगर मान लीजिए जैसे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को खींचा गया, तो लोड लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो लोड लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि स्ट्रिंग में पहले क्या होगा, पहले खिंचाव पैदा होगा, और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहता है आफ्टर। लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज्यादा, अगर वो फ्रैक्चरिंग लिमिट से ज्यादा ना खींचा गया, तो वापस डिफॉर्मेशन होगा, वापस रिफॉर्मेशन अपनी जगह आएगा। अगर ऐसा ना होगा, अगर फ्रैक्चरिंग पॉइंट से ज्यादा अगर ऐसा होगा, तो मटेरियल में बदलाव आ जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि हर किसी मटेरियल का अपना एक फेलियर होता है, अपना एक फेलियर पॉइंट हो सकता है, अपना एक कैसा पॉइंट हो सकता है, परमानेंट डिफॉर्म होने वाला स्टेट का वो पॉइंट भी होता है। तो ये सब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज मशीन डिजाइन। नाउ व्हाट इज मशीन डिजाइन? कोई भी मशीन है उसको डिजाइन कैसे करते हैं, हाउ दैट इज गेटिंग टू बी डिजाइन। तो डिजाइनिंग ऑफ जैसे डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो गियर कैसे डिजाइन करते हैं, जैसे गियर पढ़ते हैं कहीं पर भी, अगर व्हीकल्स के संदर्भ में लेंगे तो गियर कैसे पढ़ते हैं, गियर छोटे मोटे भी हो सकते हैं, ना सिर्फ व्हीकल जहाँ पर गियरिंग मैकेनिज्म होता है, गियर्स कैसे हो सकते हैं। शाफ्ट कैसे होते हैं, शाफ्ट होते हैं कोई भी मूवमेंट देने वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कनेक्टेड, दैट इज शाफ्ट। और बेयरिंग्स कैसे हैं, स्प्रिंग्स कैसे लगे हुए हैं, स्प्रिंग्स हैं। और स्प्रिंग्स क्या होते हैं, स्प्रिंग्स वो होते हैं जो अप्लाइड लोड होता है उसको संभालने वाले जो चीज होते हैं, उसमें एकदम से फेलियर प्रकट ना हो जाए, फेलियर ना आ जाए, उसको सस्टेन करने वाली जो चीज होती है स्प्रिंग्स हैं। सो कंप्लीट मैकेनिकल सिस्टम, तो ये सारा का सारा पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है, दैट इज सीम्स टू बी मैकेनिकल डिजाइन। और किसी भी चीज को बनाने के लिए डेफिनेटली उसका डिजाइन बनाना ही पड़ता है। नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग? Now manufacturing engineering is also part of this production process such as manufacturing, casting. अब let us suppose that कोई जॉब शीट बनानी है, कोई शीट बनानी है, कोई कुछ और बनाना है, कोई मटेरियल के छोटे-छोटे हिस्से कूट के बनाना है या कुछ भी बनाना है। तो इस तरीके से बनाना है तो क्या कोई पैनल बनाना है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग है। और कास्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज में किसी को ढालना, तो उसे बोलते हैं कास्टिंग करना। मींस किसी को किसी चीज के रूप में रूपांतरित करना, दैट इज सपोज्ड टू बी व्हाट द कास्टिंग। तो कास्ट करना किसी को मतलब किसी को किसी चीज की पहचान दिला के बोलना कि अभी ऐसा है, तो इसको बोलते हैं। सो दैट इज नॉट प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज मशीन मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग। अब वेल्डिंग तो जोड़ना होता है, तो वेल्डिंग गैस वेल्डिंग हो सकती है, बहुत प्रकार की वेल्डिंग होती है। कोई एक्सटर्नल मटेरियल जोड़ करके होती है, किसी मटेरियल को गला के वहीं पर जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है आर्क प्रोडक्शन होता है वेल्डिंग में। आर्क प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से सेफ्टी नियम होते हैं, ये सारे वेल्डिंग में हैं। और वेल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वेल्डिंग क्या होता है, टूट तो लगी रहती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें टूट का लगे होना बहुत स्वाभाविक है, इट्स अ क्वाइट नेचुरल। तो इसीलिए वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आल्सो। एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट इज 3D प्रिंटिंग। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये है कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कुछ जोड़ा जाए, ऑलरेडी लेट अस सपोज देयर इज अ डिजाइनिंग और उस डिजाइन में और कुछ जोड़ा जाए, दैट इज सपोज टू बी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा भी हो सकता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, या फिर किसी चीज को काटने और छांटने वाली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक ऐसा कुछ बनाना या ऐसा कुछ नया बना देना, कुछ ऐसा नया कास्ट कर देना जिससे किसी चीज को या तो ऐड किया जाए नया, या फिर किसी चीज को हटाया जाए या फिर रिमूव किया जाए। लाइक 3D प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग को तो एडिटिव भी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2D है, 2D मतलब है लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ तो 2D है, लेंथ ब्रेथ हाइट है तो 3D है। तो कहने का मतलब और जितने जितने डायमेंशन बढ़ते रहेंगे, जितने जितने डायमेंशंस में बढ़ते रहेंगे पैरामीटर ज़्यादा उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, प्रोसेस बढ़ेगी, तो दैट डेफिनेटली द कॉस्ट इज गेटिंग टू इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज क्या होता है HVAC क्या है? HVAC भी इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
HVAC मतलब हीटिंग, किसी भी चीज को गर्म करना, अब हीट करना, हीट की स्टडी थर्मोडायनामिक्स है, किसी भी चीज को गर्म करना, दैट इज सपोज टू बी लाइक HVAC। किसी भी चीज, वेंटिलेशन मतलब होता है एयर कंडीशनिंग को देना, प्रोड्यूसिंग एयर कंडीशनिंग, दैट इज सपोज टू बी वेंटिलेशन, एंड एयर कंडीशनिंग इज आल्सो देयर। एंड नाउ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब ठंडा करना किसी चीज को। लेट अस सपोज कोई बड़े बड़े पैनल है, कोई मशीनरीज हैं, कोई मोटर्स है, इंडक्शन मोटर है, उसको ठंडा करने के लिए क्या होता है, उसको खांचे बनाए जाते हैं, उसके बाहर उस तरीके की डिजाइन, उसका जो कोर है योक के बाहर का, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसको खांचे खांचे बनाया जाता है ताकि हवा बार बार लगती रहे और अंदर का मैकेनिज्म का सक्शन हीट का ऐसे माध्यम से भी हो जाए, इसीलिए HVAC होता है। और भी बहुत सारे कोई ना कोई ऐसे मेजरिंग छोड़े जाते हैं, रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, इस तरीके की डिजाइनिंग को प्रोड्यूस किया जाता है जो एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेशन और हीटिंग को समझ सके। और एक दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, थर्मल रनअवे। एक थर्मल रनअवे का कॉन्सेप्ट होता है और थर्मल रनअवे के कॉन्सेप्ट को संभाल सकें, आइदर टू एड्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे का मतलब ये होता है कि अगर कांस्टेंट हीट आने से कोई मशीनरी अगर लगातार सैचुरेट हो जाती है और सैचुरेशन होने के बाद भी हीट आ ही रही होती है, तो अब फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में मटेरियल के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो ज्यादा बढ़ जाते हैं, एयर कंडीशनिंग ना हो तो और रेफ्रिजरेशन ना हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीजों का भी किसी भी डिजाइनिंग में ध्यान रखना पड़ता है, नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, कंट्रोल सिस्टम। नाउ कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोटिक्स, आजकल तो सारा का सारा ऑटोमेशन में चलता है। लेट अस सपोज PLC एंड SCADA। नाउ व्हाट इज PLC, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, एंड SCADA इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। मतलब लेट अस सपोज कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे, अगर कोई लेट अस सपोज कोई एक जगह बैठा है और उसे 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर किसी कोई प्लांट है, पावर प्लांट है, और किसी बॉयलर को ऑपरेट करना है और ऑपरेट करना है कुछ एक समय पर, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि बार बार मैनुअली जाकर के तो किया जा सकता है, लेकिन अगर करेंगे तो समय जाएगा, चीज़ें होंगी, लेबर बहुत बढ़ जाएंगे और इस तरीके से तो इमीडिएटली कई बार ऑपरेशन चाहिए होता है, तो होगा कैसे, क्योंकि वहाँ इमीडिएटली स्पॉट पर पहुँचने में कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सारी की सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, डेटा का रिमोट टर्मिनल यूनिट्स होते हैं, तो उन रिमोट टर्मिनल यूनिट से हमेशा डेटा को चेक किया जाता है कि ठीक है, क्या है, किस तरीके से है, देन सुपरवाइजन किया जाता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल किया जाता है, देन एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड SCADA सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, की डेटा को इकट्ठा करना, फिर सुपरवाइजन करना और फिर चेक करना कि सब कुछ ठीक है। और लेट अस सपोज किसी बॉयलर को बंद करना है, टेलीमेट्रिकली दूर से ही बंद करना है, तो एक क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोलिंग रूम होता है हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में, तो वहाँ से सारे के सारे टेलीमेट्री ऑपरेशन कर दिए जाते हैं अगर इमीडिएटली नीडेड। तो इस तरीके से जो है दैट इज सपोज टू बी ऑटोमेशन। तो ऑटो मतलब स्वयं चलना, मेशन मतलब किसी भी चीज़ का काम चलना, तो ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में जरूरी है पावर प्लांट का होना, पावर का होना, एनर्जी का होना, या जो भी इस तरीके के मैकेनिकल एनर्जी फोर्सेस है उनका होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट मशीन। तो इंटेलिजेंट मशीन इज डीलिंग विद व्हाट, ऑलरेडी द डेटा लाइक मशीन लर्निंग एंड ऑल। नाउ द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल these kind of robotics that is getting to induce in this mechanical engineering as well, and they all constituted interdisciplinary approach. Let us suppose computer approach, the approach of coding, the approach of everything, software, solvers, they are using. So that is why they all constitutes with the mechanical engineering. So mechanical engineering as a whole, so we will see that this is a part of engineering which is getting to deal with these kind of things, like focuses on the design, analysis, manufacturing, maintenance of mechanical systems, dealing with thermodynamics, fluid mechanics, and mechanics of material, and machine design and manufacturing engineering, and then definitely HVAC and what control system and what robotics. So mechanical engineers, they generally work upon like automation, and what aerospace, energy and power plants also they are working, manufacturing units, robotics and automation, and biomedical devices, and what construction and what HVAC. So here we have the different key skills. What are the skills which are needed, like CAD softwares. CAD software is very important to learn with some more software. SolidWorks is also there, AutoCAD is there, and problem solving and thinking
programming and simulation one must know, and different career opportunities are there in this. Now if we will see regarding the UPSC mechanical optional subject as in to this mechanical engineering, there are two kinds of paper, like paper 1 and paper 2. And the first paper that constituted with this mechanics, this is first paper. Mechanics is having some force system, free body diagram, equilibrium, friction, virtual work. So we will discuss this one by one as well. Mechanics of material is also first paper, and then theory of machines also. Theory of machine, then machine design is also the part. Now section B, what it deals? Manufacturing science, then manufacturing science, and then what? Power metallurgy and plastic processing, jigs and fixtures, metrology and quality control. And quality control, like quality control, one topic that is for Six Sigma and lean management. What is Six Sigma? लीन मतलब पतला करना, किसी भी चीज को छोटा करना, नैनो करना. अब किसी को छोटा करेंगे तो जगह कम लगेगी, जगह कम लगेगी, मेंटेनेंस भी कम लगेगा, संभालने वाले लोग कम भी लगेंगे, तो कम कई बार ऐसा भी होता है. तो इसलिए कॉस्ट कटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा कई बार अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा बचता है. इसलिए सिक्स सिग्मा मतलब किसी की क्वालिटी को बढ़ाना. तो इस तरीके से, और लीन मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को पतला करना. सो दैट इज व्हाई सिक्स सिग्मा एंड लीन मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. And paper number 2 that constituted with thermodynamics. This is what basically paper number 2, thermodynamics, and section A, and like heat transfer and fluid mechanics, and hydraulic machines constituted with pumps, turbines, and cavitations like this, and what are their different performing characteristics. And in section B of paper number 2, so we're dealing with IC engines, and IC engines like petrol engine, diesel engine, 4-stroke and 2-stroke, 3-stroke, इस तरीके से. तो different kinds of work. अगर vehicles का भी पढ़ेंगे तो भारत स्टेज क्या है, BS4, BS5, BS6, ये क्या नॉर्म्स होते हैं. तो इस तरीके से अब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का चल रहा है. Now there is a concept of like इथेनॉल ब्लेंडिंग. इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी के भी साथ अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग फ्यूल पेट्रोल या डीजल है तो उसके साथ किसी ऐसी प्रोसेस को मिलाएंगे, किसी और ऐसे मटेरियल सब्सटेंस को मिलाएंगे तो क्या होगा. तो इसमें जनरली होता ऐसा भी है, कोई भी अगर चीज लाई जाती है तो पहले उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है. पहले किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करने के बाद एनालाइज किया जाता है. फिर उसके बाद जब एनालाइज डिफाइन हो जाए तो पायलट प्रोजेक्टिंग होती है. पहले पायलट प्रोजेक्टिंग मतलब ये होता है कि पहले किसी छोटे हिस्से में कुछ चीज़ों में चला के दिखा दिया जाता है. अगर सक्सेस हो गया कि किन चीज़ों की जरूरत है, क्या वो चीज़ें कंसर्न में कुछ एक समय का अगर ऐसा हो जाता है, सक्सेसफुल है, तो देन ओनली इट विल बी रन इन अ मैक्रो स्केल. तो ये इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं. तो इसीलिए आजकल काफ़ी जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का चल रहा है. तो इस तरीके से ये है. अब इथेनॉल ब्लेंडिंग में कई बार इस तरीके की भी नई चीज़ें सुनने में आती है, चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि इसका क्या फर्क पड़ेगा इंजन पे. कहीं इंजन बैठ तो नहीं जाएगा, कहीं इंजन ऐसा तो नहीं होगा कि जो चीप क्वालिटी का जो मटेरियल हो जाएगा, चीप क्वालिटी की जो किस तरीके का एक गंदी और कम क्वालिटी का जो फ्यूल इंजेक्शन होगा तो उस वजह से कोई इंजन जो है या फिर जो पार्ट्स दे आर रिलेटेड एंड फैब्रिकेटेड टू दैट इंजन, व्हाटएवर दे आर वर्किंग डिफरेंटली, और जो जिसका काम है वो कर रहा है, तो कहीं वो वर्किंग में फर्क तो नहीं पड़ जाएगा. क्या कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग ढीली तो नहीं हो जाएगी, कम ज़्यादा क्या हो जाएगा. तो इस सारे के सारे वो सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारे इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन आजकल बहुत चल रहा है. दिस इज व्हाट न्यूली इमर्जिंग टॉपिक हियर आल्सो व्हिच इज गोइंग टू डील इन दिस आईसी इंजन्स. एंड नाउ पावर इंजन इज लाइक गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, बॉयलर्स और लाइक दिस. रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, IP, which is also industrial processing we generally say. Industrial engineering में क्या होता है? This is also a part of mechanical engineering, and work study we generally do production planning and control, forecasting, scheduling. अगर जैसे पहले सोचना कि कितना बिक जाएगा मटेरियल, कितना बनाना चाहिए, कितना निर्माण करना, डिजाइन कर लेना चाहिए, फिर उस हिसाब से बना, उस हिसाब से बेचना. अब अगर पहले से स्टॉक रखा हुआ है और निर्माण कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि पड़े मटेरियल डिटोरिएट हो जाए. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी किसी भी तरीके से जो उमस
हुमस है या फिर यूं कहें कि मॉइस्चर है, उस कंटेंट का क्या क्या रिएक्शन है मटेरियल के साथ, ये सब भी। कोई भी चीज पड़े भी मटेरियल अगर एक्टिव नहीं है और बना हुआ है तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि वो चले, कम चले, कैसे रहे, कितने समय तक के लिए खाली रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि उसके बाद दिक्कत है, ये सब चीजें होती हैं। शेड्यूलिंग और इन्वेंटरी कंट्रोल इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज वेल। Now, economy is also connected. So these are some of the parts. These are some of the things which are related to either what. These are subjected to what mechanical engineering and focusing basically on the design, analysis, manufacturing, and maintenance of a mechanical system, and definitely dealing with thermodynamics, fluid mechanics, mechanics of material, machine design, manufacturing engineering, production engineering, HVAC engineering, and what control system and robotics. And these are what also, this is also part of UPSC syllabi also as an optional subject, वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में UPSC, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एक वैकल्पिक विषय के रूप में पार्ट है, which we are going to discuss it with this learning education. And as soon we'll go further, जैसे और जाएंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन और करके किस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे और केस स्टडी भी